बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 15 चैप्टर स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एस्टिमेशन का यानी कि 4th ईयर का ये चैप्टर है 15। इसको मैं आपको इसकी थेरी एंड थेरम्स डिस्कस करूँगी अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स। वैसे तो थेरी एंड थेरम्स मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी, लेकिन पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस गाइड करूंगी, थेरी के भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जी। तो पहले नंबर पे मैं आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ। ये इसका सिलेबस है 15 चैप्टर का जी। ये इसका स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का कह लेंगे सिलेबस है, लिखा है ये सेकंड नंबर पे लिखा है, ये आप देख लें, रीड कर लें। जी स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने मैंने ये रखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 to 11। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपर्स में, पास्ट पेपर में आपके आ चुके हैं। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी लिखे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, जो कि 15 चैप्टर से आ चुके हैं जी। 15 इसी अकेले चैप्टर से आपका थ्योरी के क्वेश्चन जो आए हैं उनको ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है। ये हाईलाइट वाले क्वेश्चन थ्योरी के हैं और दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये मैं सारे आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये 15 चैप्टर में से आपके एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 2 पार्ट्स, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, यानी कि टोटल आपका 15 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा। सैम्पलिंग वाले से हमने पिछले चैप्टर की वीडियो बनाई थी, उसमें 30 मार्क्स का सैम्पलिंग वाले चैप्टर से आया था, और इस चैप्टर से 15 चैप्टर से आपका 15 नंबर का पेपर आएगा। और इंशाल्लाह बहुत ही ईजी होता है ये चैप्टर, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है तैयार जी। अब इसमें ये पहली देखें, एनलिस्ट द 4 डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर, के गुड पॉइंट एस्टिमेटर की क्वालिटीज़ बतानी है इसमें। फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, T1 T2 वगैरह का दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें 3 है, फिर 4 में देखें ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी। ये यहाँ पे इसकी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट एस्टिमेशन। उसके बाद ये देखें ये 6 क्वेश्चन, ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है पास्ट पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय एस्टिमेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी आपका थ्योरी में आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, लेट एक्स बी आ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये भी कह लेंगे उसका थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं इस पर क्रॉस लगा देती हूँ, ये आपका अभी सिलेबस में शामिल नहीं है। इस पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला टॉपिक आपका शामिल नहीं है सिलेबस में। 9 है, डिफाइन द बाइस एंड मीन स्क्वायर एरर, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर एरर, MSE इसको बोलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, एलिबरेट इट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। जी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पूछी गई है और इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें x1 बार और x2 बार दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा दोनों में से अनबाइस्ड कौन से हैं, एंड व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ x बार टू रिलेशन टू x1 बार। जी अब ये आपके सामने हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कुछ गाइड कर दूँगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, किस में से पेपर में आता है क्वेश्चन जी। अभी आ जाए आप इसकी थ्योरी पे। उसमें पहले नंबर पे देखें एस्टिमेशन, इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड एस्टिमेशन। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पढ़ूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फेरेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। जी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या होता है, हमने पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट बताना होता है बाय यूजिंग सैम्पल या ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन से ही निकलता है। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। Statistical inference is traditionally divided into 2 major areas। 2 एरियाज में डिवाइड किया जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को। एक है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जी
ये तो होगी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की डेफिनेशन, और ये उसकी दो टाइप्स हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। अब ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ये पहली टाइप पढ़नी है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में 16 में इंशाल्लाह हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जी। अब उसके बाद इन दोनों की सेपरेट डेफिनेशन भी मौजूद है, एस्टिमेशन की भी और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की भी। ये है एस्टिमेशन की डेफिनेशन और ये है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, ठीक है जी। एस्टिमेशन में आपके सामने रीड करती हूँ। एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर by which we obtain an estimate of the true but unknown value of population parameter by using the sample observation। जी, इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एस्टिमेट ऑफ द ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन के बारे में एक एस्टिमेट हम कह लें कि फाइंड करते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम एक अंदाज़ा लगाते हैं बाय यूजिंग सैम्पल ऑब्जर्वेशंस x1 x2 सो ऑन xn फ्रॉम द पॉपुलेशन से जो निकलता है। फॉर एग्जाम्पल वी मे estimate the mean and the variance of a population by computing the mean and variance of a sample drawn from the population। जी, ये तो हमारी होगी एस्टिमेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट करनी तो है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ प्रोसीजर बाय विच enables us to decide on the basis of information obtained by sampling whether to accept or reject any specified statement or hypothesis regarding the value of the parameter in a statistical problem। जी, अब इसमें होगा क्या, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम टेस्ट करेंगे अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारा क्या है, एनी स्पेसिफाइड स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इन अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। स्टैट्स की कोई भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई हमने स्टेटमेंट बना ली है और उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे बाय यूजिंग सैम्पल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सैम्पल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे जो हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कह लेंगे एज्यूम की है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसमें हमने डिस्कस किया है एस्टिमेशन डिस्कस किया है और इससे पहले हमने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ये डिस्कस किया है जी। अभी इसकी क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। जी, यही स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो अभी मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन ये की है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होता क्या है, ये डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, इसी के बारे में ये 10 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस और एलेबरेट इट्स प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इसकी नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी लिखनी है। आप नेट से भी सर्च कर लें कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी बता दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेट्स हैं। estimates and estimators. An estimate is a numerical value of the unknown parameter by obtained by applying a rule or formula called a estimator to a sample of size and taken from the population. In other words, an estimator stands for the rule or method that is used to estimate a parameter, whereas an estimate stands for the numerical value obtained by substituting the sample observations in the rule or the formula। जी, अब इसमें मैं कुछ ज़ुबानी बता दूं कि एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट वो होते हैं जो हम एक एक्स बार एज्यूम कर लें, एक्स बार है, ये एस्टिमेटर है और इसका जो आंसर निकलेगा ना, फॉर एग्जांपल 10.2 निकला है, तो ये आंसर जो है ये है एस्टिमेट। ये एस्टिमेट है वो वैल्यू, और जो फार्मूला होगा वो एस्टिमेटर होगा जिसको हम यूज़ करके एस्टिमेशन प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। यही सारा कुछ इसमें वर्डिंग में लिखा है। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट। अब ये देखें, एस्टिमेशन जो है, ये एस्टिमेशन, इसकी डेफिनेशन भी पेपर में, पास पेपर में आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे इसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेन की गई है।
with mean mu and then x bar is equal to summation x over n is an estimator of mu and x bar. The numerical value of x bar is an estimate of mu. जी ये लिखी है। उसके बाद आगे ये सारा बेशक आप एक बार रीड कर लें, हो सकता है इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए, बल्कि इसमें है इंपॉर्टेंट चीज़। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिखा है देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एस्टिमेट्स, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। When an estimate for the unknown population parameter is expressed by a single value, it is called, जब हम आंसर को एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में देते हैं, it is called a point estimate. An estimate expressed by a range of values within which the true value of the population parameter is believed to lie. जब हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ का आंसर दे देते हैं तो उसको हम कहेंगे is referred to an interval estimate. ठीक है, is referred to an interval estimate. Suppose we wish to estimate the average height of a very large group of students on the basis of a sample. If we find the sample average height to be 64, then 64 is a point estimate. अगर हम आंसर ये कहेंगे ना कि 64 उसकी हाइट आई है, तो ये पॉइंट एस्टिमेट होगा ऑफ द अननोन पॉपुलेशन मीन. इफ ऑन द अदर हैंड वी स्टेट दैट द ट्रू एवरेज हाइट इज आ वैल्यू बिटवीन 62 एंड 66, अगर हम कहेंगे कि आंसर हमारा इसके दरमियान होगा, देन द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम 62 to 66 इज़ एन इंटरवल एस्टिमेट. जी ये इंटरवल एस्टिमेट है. अब आई थिंक आपको पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट दोनों की समझ आ गई होगी. जी अभी मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ. ये देखें, क्वेश्चन नंबर इसका 7 है. व्हाट इज़ मेंट बाय एस्टिमेशन, यानी कि एस्टिमेशन की इसमें डेफिनेशन आप लिखेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन. जी अब मैं आपके सामने इसका पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन और इंटरवल एस्टिमेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने लगी हूँ. ये है पॉइंट एस्टिमेशन. ठीक है, ये भी पेपर में आ चुकी है कि आपने पहले एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखी, पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखी और फिर इंटरवल एस्टिमेशन की भी इसमें लिखनी है. इसमें पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एन estimate a single value calculated from the sample that is likely to be close in value to the population unknown parameter. It is to be noted that a point estimate will not in general be equal to the population parameter, as the random sample used in one of the many possible samples which could be chosen from the population. जी अब ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है पॉइंट एस्टिमेशन की, कि आप एक प्रोसेस जिसमें आप एक सिंगल वैल्यू निकाल रहे होते हैं, आप उसको कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन. और आप साथ अगर ये एक्सप्लेन कर दें तो वो भी एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि आप इसकी कोई एग्जांपल वगैरह से एक्सप्लेनेशन कर दें और ये भी आप लिख दें उसमें. नेक्स्ट ये आ जाएगा पॉइंट एस्टिमेशन का, और मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ. आप इसको भी एक बार रीड कर लें, हो सकता है ये भी आप लिख सकें. रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है. ये सारा ऊपर लिखा है, उसके बाद एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं. जी अभी मैं आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी, चूँकि इसमें साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल भी की डेफिनेशन भी लिखनी है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है पॉइंट इंटरवल एस्टिमेशन बता दूँ. ये किधर है जी, ये 94 पेज पे डेफिनेशन है एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो इस डेफिनेशन के हिस्से में पॉइंट एस्टिमेशन भी और फिर एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी डेफिनेशन आपने लिखनी है. अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट आता अननोन पैरामीटर थीटा इज एन इंटरवल कंप्यूटेड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ एन वैल्यूज विद अ स्टेटमेंट ऑफ हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट द इंटरवल कंटेन्स द अननोन पैरामीटर. जी हम ये जो एक कह लेंगे हम स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बारे में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इतने % कॉन्फिडेंट हैं, 90% या 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है वो उस इंटरवल के अंदर लाई करेगी. अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में होगा. Whether L and U depend upon the value of the statistic of a random sample selected from the population and the sampling distribution of the statistic. To make an assertion that theta lies in the interval, इसमें
we may determine from the sampling distribution of theta hat two values L and U such that this one is equals to any specified probabilities conventionally denoted by 1 minus alpha if instance L and U are two statistics such that for all theta। जी, यहाँ तक बेशक आप इसका लिख लें डेफिनेशन में, या इसके बाद नीचे इसको थोड़ा सा और भी अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख लें, अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा। आप इसमें ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या लेवल ऑफ यहाँ तक भी ऐड करना चाहें या यहाँ तक ऐड करना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ तक इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की एस्टिमेशन में लिखना है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन ये वाला तैयार, जिसमें 7th पार्ट इसका था, व्हाट इज़ मेंट बाय एस्टिमेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। जी, ये थ्योरी का क्वेश्चन था जो कि आपका प्रिपेयर हो गया है। जी, अभी आ जाए आप पेज नंबर 69 पे। 69 पेज पे लिखा है क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर्स। तो इसमें कह लें कि हमारी अच्छे एक पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे एक देखें, पहले ये देख लें व्हाट इज़ मेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें सिर्फ पूछा गया है व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट एस्टिमेशन। तो ये पॉइंट एस्टिमेशन अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस की है, यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और ये 7 क्वेश्चन भी आपका हो गया है। उसके अलावा आपने यहाँ से 10 क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के बारे में पूछा गया था। अभी ये 9 रह गया है आपका थ्योरी के लिहाज से क्वेश्चन। और पीछे अगर हम आएँ तो ये पहला क्वेश्चन देखें ज़रा, लिखा हुआ है एनलिस्ट द 4 डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। तो यही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये हम अभी पढ़ेंगे तो इसमें ये पहला भी हो जाएगा। जी, अब इसको देखें कि इसमें पॉइंट एस्टिमेटर, एक अच्छे पॉइंट एस्टिमेटर की क्राइटेरिया क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। इसकी 4 क्वालिटीज़ हैं। अनबाइसनेस, आपने ये सारा लिखना है और फिर लिखना है कि इसकी 4 क्वालिटीज़ हैं, अनबाइसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। नाउ वी डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़ इन टर्न। जी, अब मैं इन चारों को बारी बारी डिस्कस करूँगी और ये कुछ इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इन चारों के नाम लिखने हैं और इनको डिस्कस भी करना है। जी, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 70 है। इसमें ये पहली अनबाइस्डनेस है। अनबाइस्डनेस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइस्ड if the statistic used as an estimator has its expected value equals to the true value of the population parameter। जी, अगर expected value of theta hat बराबर आ जाए इसके पैरामीटर थीटा के, तो हम कहेंगे कि ये वाला एस्टिमेटर जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है इसका। In other words, let theta hat be an estimator of a parameter theta, then theta hat will be called an unbiased estimator of theta if expected value of theta hat is equals to theta। If expected value of theta hat is not equals to, अगर ये not equal आ जाए, the statistic is said to be a biased estimator। तो ये statistic जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये unbiased है और ये biased होगा। The estimator is defined टू बी पॉजिटिवली बाइस्ड व्हेन, अगर अब देखें बाइस तो है इसमें, तो अनबाइस्ड है और इसमें बाइस्ड है। अब इसमें बाइस तो है तो पॉजिटिवली बाइस्ड है कि नेगेटिवली, ये भी देखते हैं। द एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी पॉजिटिवली बाइस्ड व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा है ग्रेटर, अगर ये आ जाए थीटा से तो पॉजिटिवली बाइस्ड होगा, अगर लेस आ जाए तो नेगेटिवली बाइस्ड। अनबाइस्डनेस इज अ प्रॉपर्टी दैट रिक्वायर्स दैट द probability distribution of theta had been necessarily centered at the parameter theta irrespective of the value of n। जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपने इसकी बस ये डेफिनेशन ही लिखनी है, इसका आपने ये थ्योरम कह लें कि प्रूव नहीं करना। इसमें अगर पूछा जाए थ्योरी के लिहाज से वो आपने नहीं लिखना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, इसका मैं थोड़ा सा बल्कि आपको बता दूँ कि इसमें जो एक्स बार होता है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है, ठीक है। और जो एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर होता है ना ये वाला, ये चूँकि सिग्मा स्क्वायर के इसकी एक्सपेक्टेशन सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं होती, तो कैपिटल एस स्क्वायर बाइस्ड एस्टिमेटर होता है। लेकिन जो स्मॉल एस स्क्वायर होता है ना जिसके ऊपर हेड होता है वो बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर के, वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है। ये आपने याद रखने हैं।
कुछ याद रखने की चीज़ें भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं सारे, और यानी कि 15 चैप्टर में थ्योरी कम है। आप देखें अनबायसनेस के बाद पेज नंबर 76 पे कंसिस्टेंसी है। एन एस्टिमेटर इज सेड to be consistent if the statistic to be used an estimator becomes closer and closer to the population parameter being estimated as the sample size and increases. Stated a little differently, an estimator theta hat is called a consistent estimator of theta if the probability that theta hat becomes closer and closer to theta approaches unity when with the increasing sample size. जी, अब इसमें ये सारी क्या वर्डिंग लिखी हुई है ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें कह लें कि इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि थीटा हैट अगर थीटा से करीब आ जाए, इतने करीब आ जाए कि उनको माइनस किया जाए और तो वो लेस देन ई हो। ई क्या है? ई एक बहुत ही छोटा सा एरर है। ई एक बहुत छोटा एरर है। उस छोटे से एरर से भी छोटा आ जाए उनका डिफरेंस, यानी कि वो दोनों इतने करीब हो जाए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, इस स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब होता है श्योर इवेंट, कि वो इवेंट ज़रूर अकर हो। यानी कि ये स्टेटमेंट जो लिखी है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब है कि ये इवेंट ज़रूर अकर हो जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी, यानी कि n यानी कि सैंपल साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए। तो यही तो उस सूरत में थीटा हैट एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, आपको आई होप इसकी समझ आ गई होगी स्टेटमेंट से। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड एंड एज एस्टिमेटर बिकम्स, ये वाला स्टैटिस्टिक बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, इसके क्लोजर एंड क्लोजर हो गए। Being estimated as the sample size and increases, stated a little differently, an estimator is called a consistent estimator of theta if the probability that theta hat becomes closer and closer to theta approaches unity with the, यानी कि इसी स्टेटमेंट को सारा वर्डिंग में ये लिखा गया है जी। उसके बाद लिखा है अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मे और मे नॉट बी अनबाइस्ड। ज़रूरी नहीं है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो वो अनबाइस्ड भी हो। द सैम्पल मीन एक्स बार विच इज़ एन, ये आपको पता ना एक्स बार एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है जिसमें समेशन एक्स ओवर एन होता है, ऑफ म्यू इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। द सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट is also consistent estimator of the parameter p of a population that has a binomial distribution। अब p hat है, ये भी कह लें कि कंसिस्टेंट है, एक्स बार भी कंसिस्टेंट था। उसके बाद लिखा है द सैम्पल वेरिएंस एस केयर दो अ बाइस्ड, हालांकि ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, ये अनबाइस्ड नहीं है, ये बाइस्ड है। इज़ अ कंसिस्टेंट, लेकिन ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब आपको इनको याद भी कर लेना कि जो क्या क्या अनबाइस्ड हैं, क्या क्या कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि फार्मूला तो ये सारे वही हैं। एक्स बार पी हैट ये दोनों अनबाइस्ड हैं और दोनों कंसिस्टेंट भी हैं, लेकिन ये जो एस के है ना ये बाइस्ड है, ये अनबाइस्ड नहीं है, ये बाइस्ड है और ये कंसिस्टेंट है। बेशक यहाँ तक ही आप कर लें, आई थिंक ये इनफ होगा आपके लिए। लेकिन आगे भी आप ज़रा देखें, आगे देखें, इसका थोड़ा सा और सेंस है। लेट थीटा हैट बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन अ सैम्पल साइज एंड देन थीटा हैट इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो थीटा हैट जो ना कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा होगा इफ़, ये भी स्टेटमेंट ज़रा देख लें, अगर वेरिएंस ऑफ थीटा हैट अप्रोच कर जाए ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर एन को मैं बढ़ा दूँ तो और वेरिएंस ऑफ थीटा हैट उस एस्टिमेटर का वेरिएंस अप्रोच कर जाए ज़ीरो को, यानी कि उसकी वेरिएंस ज़ीरो हो जाए, यानी कि उसका फैलाव ज़ीरो हो जाए, तो वो एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है मुस्तकिल मिजाज, और इसको हम एक क्राइटेरिया तो ये है ना जो स्टेटमेंट आपको बताई गई है, इस स्टेटमेंट से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा क्राइटेरिया ये भी है कि एन अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी तो वेरिएंस ऑफ थीटा हैट अप्रोच कर जाए ज़ीरो, यानी कि उसका फैलाव ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए उसका फैलाव, तो यकीनन फिर वो कंसिस्टेंट ही होगा, मुस्तकिल मिजाज ही होगा। उसके बाद ये इसकी कुछ हैं इसके प्रूफ्स वगैरह, ये आपने नहीं करने, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कंसिस्टेंट है। उसके बाद एफिशिएंसी पे आ जाए।
जी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब जब आपको ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ लिखी जाएंगी, आपने इसके मार्क्स देखने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना थ्योरी का, ये आया है कि लिस्ट द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेट। आपने इसके मार्क्स देखने हैं कि कितने नंबर के। अगर तो ये 2 या 3 नंबर का तो जस्ट आपने इन चारों के नाम लिख देने हैं। लेकिन अगर ये होगा ना 6 नंबर का, तो उसमें आपने इन सब की कह लें कि एक्सप्लेन करनी है, 2-2, 3-3, 4-4 लाइंस हर एक में लिखना है, यानी कि बताना है कि ये चारों हैं क्या। अब एफिशिएंसी पे आ जाएं। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट। अच्छा, अब एफिशिएंसी पे जाने के लिए अनबायस्ड होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जो अभी हमने पढ़ी है उसमें अनबायस्डनेस होना शर्त नहीं है, और कोई ऐसा एस्टिमेटर जो कंसिस्टेंट हो वो सकता है अनबायस्ड ना हो। लेकिन एफिशिएंसी में जाने के लिए देखें लिखा हुआ है एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी कि अनबायस्डनेस होना ज़रूरी है। अगर बायस होगा तो हम एफिशिएंसी पे जाएंगे ही नहीं। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट इफ द वेरिएंस ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेरिएंस than that of the sampling distribution of any other unbiased estimator of the same parameter। जी, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक एस्टिमेटर अनबाइस्ड एस्टिमेटर एफिशिएंट तब होगा जब उसका वेरिएंस छोटा हो किसी और अनबाइस्ड एस्टिमेटर के वेरिएंस से। ठीक है, यानी कि ये एग्जांपल आपके सामने है, वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। इसमें T1 जो है ना वो एक कह लें कि एफिशिएंट होगा क्योंकि इसका वेरिएंस छोटा है इसे, और दोनों T1 T2 दोनों का अनबाइस्ड होना ज़रूरी है। जी, आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। इन अदर वर्ड, सपोज दैट देयर आर 2 अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स T1 T2 ऑफ द सेम पैरामीटर थीटा, देन T1 विल बी सेड टू बी मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन T2 इफ वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। और इसकी ये रिलेटिव एफिशिएंसी है। द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 कंपेयर टू T2 इज गिवन बाय द रेशियो। ये रेशियो इसकी गिवन है, यानी कि ऊपर हमने अगर हम वेरिएंस ऑफ T1 निकाल रहे हैं ना, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1, जिसकी रिलेटिव एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ कि ये 11 क्वेश्चन देख लें। इसमें ये देखें, ये आपके पास एक एस्टिमेटर है, ये दूसरा एस्टिमेटर है, लिखा है आर दे अनबाइस्ड। तो आपने पहले नंबर पे तो इनकी चेक करनी है अनबाइस्डनेस, इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, और फिर आपने कि वो म्यू के बराबर आते हैं दोनों के नहीं। फिर आपने देखना है व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ x/2 रिलेटिव टू x1 बार। आप देखें इसकी x/2 की रिलेटिव एफिशिएंसी पूछी गई है ना, रिलेटिव टू दिस वन। तो जिसकी पूछी जाए ना उसको हमने कह लेंगे हमने उसको नीचे रखना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1। अब T1 की पूछी गई है तो T1 का वेरिएंस हमने नीचे रखना है कंपेयर टू T2। ये तो कंपेयर है ना, कंपैरिजन वाला ऊपर, लेकिन जिसकी पूछी जाए उसका हमने वेरिएंस नीचे रखना है। तो यहाँ पे भी व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ x/2, तो इसका वेरिएंस हम नीचे रखेंगे और इसका वेरिएंस ऊपर रखेंगे, यानी कि वेरिएंस ऑफ x1 बार डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x/2। ये आ जाएगा यहाँ तक, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 होगा। इट दस प्रोवाइड्स अ क्राइटेरियन फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर, both a sample mean and sample median for a population that has a normal distribution are unbiased। अब वो कह रहे हैं कि sample mean यानी कि x बार और मीडियन ये दोनों अनबाइस्ड होते हैं और दोनों कंसिस्टेंट भी होते हैं, अनबाइस्ड भी हैं कंसिस्टेंट भी हैं, मीन एंड मीडियन। बट द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वेरिएंस ये है, मीन का अगर वेरिएंस निकाला जाए तो वो सिग्मा स्क्वायर ओवर n है, और मीडियन का वेरिएंस क्या है ये ज़रा देखते हैं, और मीडियन का वेरिएंस ये है। ठीक है, तो अब वेरिएंस ऑफ अगर हम रिलेटिव एफिशिएंसी x बार के निकालना चाहते हैं, इसको नीचे हमें रखना है, वेरिएंस ऑफ मीडियन डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x बार। ये वेरिएंस ऑफ मीडियन आप इधर लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड में आपने वेरिएंस ऑफ x बार लिखना है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ओवर n इसके नीचे आएगा, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होकर उलट हो गया n ओवर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कैंसिल वगैरह करके ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। हैंस द सैम्पल मीन इज़ मोर एफिशिएंट। अगर तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ये मीन जिसके बारे में हम रिलेटिव एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं कि सैम्पल मीन ज़्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ सैम्पल मीडियन एज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है,
ये आपने यहाँ तक बल्कि इसको तैयार कर लेना है। आप ये भी सारा इसका रीड कर लें कि इसका 1.57 आया है आंसर, इसका मतलब क्या है, 157% है इसका मतलब, वगैरह वगैरह, ये सारा लिखा है। आप ये सारा इसको पढ़ लें और आगे नेक्स्ट ये अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ कोई इतनी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद ये ज़रा देख लें, ये मज़े की चीज़ है। एन एस्टिमेटर थीटा हैट दैट इज़ लीनियर इज़ अनबाइस्ड एंड हैज़ मिनिमम वेरिएंस among all linear unbiased estimator of theta is called a best linear unbiased estimator। इसको हम ब्लू कहते हैं, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। यानी कि अगर कोई थीटा हैट कह लें कि वो लीनियर है एस्टिमेटर है और अनबाइस्ड है, और वो अनबाइस्ड है और एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट यही है ना कि वो मिनिमम है उसका वेरिएंस, तो बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। जी अभी आ जाए आप MSE पे, मीन स्क्वायर एरर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको दिखा दूं, पेपर में आ भी चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें, डिफाइन द बाइस एंड मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर MSE। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड MSE। वेरिएंस और MSE यानी कि ये देखें, ये वेरिएंस है और ये MSE, इन दोनों के दरमियान रिलेशन वो पूछ रहे हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से। द एफिशिएंसी ऑफ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज, अब देखें यहाँ पे आप, यहाँ तक आपने अनबाइस्ड एफिशिएंसी तो पढ़ लिया है। एफिशिएंट एस्टिमेटर कब होगा, जब उसका वेरिएंस छोटा होगा। तो द एफिशिएंट और अनबाइस्डनेस भी पढ़ लिया है, लेकिन बाइस्ड का क्या चक्कर है इसमें। द एफिशिएंसी ऑफ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीन स्क्वायर एरर which is defined by the expected value of the squared differences between the estimator and the true value of the parameter. Mathematically speaking, if theta hat is an estimator, then the MSE about the true value theta would be, जी MSE आपको पता है इसके बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें हम खुद से ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट, ये माइनस और प्लस खुद से करेंगे हम। फिर हमने इसकी पेयरिंग बना लेनी, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर ओपन करें, एक बार इसका स्क्वायर ले लें, एक बार इसका स्क्वायर ले लें, और फिर +2 टाइम्स दिस वन एंड दिस वन, ये आप लिख लें, ठीक है। और ई इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी चला गया। उसके बाद आप देखें क्या है कि ये जो है, ये तो आपका बन गया वेरिएंस, इसको आपने वेरिएंस लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट, जो ये वाली टर्म है, ये वाली, ये टर्म, ये आपकी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ई इसके साथ चला जाएगा, ई ने तो एक के साथ ही जाना है ना, इसके साथ तो ऑलरेडी ई मौजूद है, तो ये दोनों आपस में माइनस होके ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो, इट मीन्स ये पूरा का पूरा ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई आपकी। और ये आपका आ गया वेरिएंस, ये आपका आ गया बाइस। ये बाइस क्यों है? आपने अनबाइस्डनेस में पढ़ा था ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट बराबर आ जाए थीटा के, तो ये थीटा हैट अनबाइस्ड एस्टिमेटर है थीटा के। तो बाइस इसमें क्या पढ़ा था, ये थीटा अगर इधर मैं माइनस इससे करवा दूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट, यानी कि ये इसके बराबर ना हो, माइनस करवा दूँ। अगर इसके बराबर है तो दिस वन और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों माइनस होकर ज़ीरो हो जाएंगे। बाइस ज़ीरो उसमें, बाइस ज़ीरो का मतलब कि वो अनबाइस्ड है, ठीक है। समझ आ रही बात की आपको कि इसकी जगह पे ये, और यानी कि ये अगर मैं अनबाइस्डनेस की ये कह लेंगे स्टेटमेंट है, तो थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो रह जाएगा। यानी कि अनबाइस्ड होने के लिए ये स्टेटमेंट फुलफिल होना ज़रूरी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, ठीक है। अनबाइस्डनेस होने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, ये चूँकि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं है उसका स्क्वायर, तो इसको हम फिर कहेंगे ये बाइस है, इसको हम बाइस लिख देंगे। तो MSE इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थीटा प्लस बाइस। अब देखें ये स्टेटमेंट जो हमसे कही थी 9 क्वेश्चन में, हमारा अब 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है कि डिफ़ाइन करें MSE और रिलेशन बताएं आप वेरिएंस और MSE का।
ठीक है, वेरिएंस एंड एमएससी का रिलेशन बताएं तो वो यही रिलेशन था, ये प्रूव करना था आपने। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग में लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने ये कैलकुलेशन की है। दैट इज द मीन स्क्वायर एरर थीटा इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर प्लस द स्क्वायर बाइस इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि अनबाइसनेस के लिए वो कह रहे हैं। देन ये टर्म, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अगर अनबाइस्ड है तो बाइस जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थीटा हेड। दैट इज इन केस ऑफ अनबाइस्ड estimator the variance and MSE would coincide. It is to be noted that MSE is an important criterion for comparing two estimator theta 1 theta 2। ये सर आप इसको रीड कर लें। उसके बाद ये जो हाईलाइटेड हैं क्वेश्चन, ये ना पेपर में आ चुके हैं, ये मैं अभी अब डिस्कस करती हूँ आपके साथ के पेपर में, पास पेपर में कौन कौन से आए हैं। उसके बाद लास्ट ये सफिशिएंसी का रह गया है। An estimator is defined to be sufficient if the statistic used as estimator uses all the information that is contained in the sample. Any statistic that is not computed from all values in the sample is not a sufficient estimator. Sufficient estimator का कह रहे हैं कि वो estimator होगा जो तमाम information को use करता है। अगर तमाम information को estimator की use नहीं करता तो वो sufficient नहीं है। The sample mean x bar is a sufficient estimator of mu। क्यों? क्योंकि x bar आपको पता है x bar का क्या फार्मूला है, समेशन x ओवर n, यानी कि तमाम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। This implies that x bar contains all the information in the sample relative to the estimation of the population parameter mu and no other estimators such as the sample median etc. calculated from same sample can add any useful information concerning mu। जी आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये सारा आपने इसमें लिख देना है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि कोई थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जी आपका ना ये शामिल नहीं है, ये वाले जो मेथड ऑफ मूवमेंट्स हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स हैं, ये आपके शामिल नहीं हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड ये भी शामिल नहीं है, ये तीनों मेथड आपके शामिल नहीं हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चन आया इससे रेलिवेंट तो मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आपका है। जी स्टूडेंट्स अभी आप आज एक्सरसाइज पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं इसमें कि कौन कौन से कह लें कि हमारे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखें इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो ये थ्योरी के जो हमने सारे पीछे डिस्कस किए हैं यही सारे तकरीबन पेपर में भी आए हुए हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद ये वाला, ये सबसे ऊपर इसका बी पार्ट देखें, MSET का बराबर है वेरिएंस ऑफ टी प्लस बाइस ऑफ टी। अब इसमें देखें टी के नाम से उन्होंने रख लिया, वहाँ पे एक्स बार के नाम से था, यहाँ पे टी के नाम से, या वहाँ पे थीटा हेड के नाम से था, तो यहाँ पे टी का बस नाम दे दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद ये इस किस्म के क्वेश्चन पे आ जाए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 का ए पार्ट है, ये भी पेपर में आ चुके हैं, बी पार्ट आ चुका है पेपर में, इसका 6 बी पार्ट है, बी पार्ट है। इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं ये हाईलाइटेड हैं, ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जैक्ट ये वैल्यूज़ नहीं होती, या बाज़ औक़ात ये वैल्यूज़ भी एग्जैक्ट होती हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में सारे आपके आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है 12 क्वेश्चन, ये तो 2 दफ़ा पेपर में आया है आई थिंक सो, यही वाला शायद या कोई और है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जो ये 12 है ना, ये वाला ये नहीं है आपका, ये 13 वाला नहीं है आपका। व्हाट इज़ बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एस्टिमेशन बाय मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ना ही आपका मेथड ऑफ मूवमेंट शामिल है। उसके बाद जी ये भी मैंने आपको सारा हाईलाइटेड क्वेश्चन दिखाए हैं। पेपर में या तो इस किस्म का क्वेश्चन आता है या फिर ये इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ से दिखा देती हूँ कि आपका जी। अब इसमें देखें थ्योरी के अलावा ये देखें, ये वो उसी किस्म के क्वेश्चन हैं जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पार्ट आपका थ्योरी का आ जाता है, किस किस्म का आ जाता है। ये 2019 का आई थिंक पेपर है, 1-2 पार्ट्स क्वेश्चन हैं इसके। और या फिर कह लें कि थ्योरी
इसमें देखेंगे 3 4 ये एक और पेपर है, इसमें थेरी का नहीं आया हुआ, एक ये वाला आया है इस किस्म का, और दूसरा इस किस्म का आया कि 95% आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें μ1 माइनस μ2 का। फिर ये देखें, ये एक थेरी का आया हुआ है और एक इस किस्म का आया हुआ है, ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ये बेशक आप कर लें कि उसमें हमारे पास ये पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है, और साइज़ 2 स्मॉल एंड 2 दिया गया है विद रिप्लेसमेंट। आपने इसकी पूरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एक्स बार की, एस स्क्वायर की, एस स्क्वायर हेड की, और फिर चेक करनी है कि अनबायस्डनेस, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर हेड निकालना है, और इधर से म्यू निकालना है, इधर से सिग्मा स्क्वायर, उनको कंपेयर करना है आपस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला नहीं है आपका शामिल, और लास्ट क्वेश्चन ये है 11, ये भी आपका कह लें कि वही एफिशिएंसीज में चेक करनी है, अनबायस्ड एंड एफिशिएंसी, वही जिस एस्टिमेटर आपको दिए जाते हैं। जी आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी 15 चैप्टर की। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।